डियर फ्रेंड्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल थॉट के साथ। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इतना तो भरोसा है खुद पर कि इस बार हर हाल में जीतूंगा। इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के सिविक्स का चैप्टर 1 जो बताता है डेमोक्रेसी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। डेमोक्रेसी क्या होती है, यानी कि लोकतंत्र। इसकी डेफिनेशन है इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। जिसमें रूलर को कौन इलेक्ट करता है? पीपल, यानी कि लोग। जिसमें लोग अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। और सबसे फेमस डेफिनेशन क्या है? इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और बेसिकली शॉर्ट में अगर हम लोग बोल सकते हैं तो डेमोक्रेसी क्या होता है? इट इज रूल बाय पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो फर्स्ट फीचर इज मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसका मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो मेजर डिसीजन होता है वो जनता द्वारा चुने गए लीडर्स लेते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल पढ़ेंगे पाकिस्तान का। वहां पर जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार थी वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते थे। अब हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे जनरल परवेज मुशर्रफ का। लेड मिलिट्री कूप इन 1999। वहां पे क्या किया गया? 1999 में मिलिट्री कूप हो गया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया। ही विड्रॉ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव। और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? चीफ एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद उसने क्या किया? इस डेजिग्नेशन को चेंज करके प्रेसिडेंट बन गया। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने आप को डिक्लेयर करता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गया। नेक्स्ट 2002 में उसने क्या किया? एक रेफरेंडम करवाया और उसमें उसको 5 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया, यानी कि और 5 साल इंक्रीज करवा दिए। और जो मीडिया है और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बोला ये जो रेफरेंडम हुआ है वो बाय फ्रॉड हुआ है, ये गलत तरीके से हुआ है। नेक्स्ट उसने क्या किया? इन 2002 में ही इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया और इसमें क्या किया गया? जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड कर दिया गया। इट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेके आ गए। और साथ के साथ इसमें प्रेसिडेंट को ये पावर मिल गई कि प्रेसिडेंट डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इसका मतलब जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को क्या कर सकता है? डिसमिस कर सकता है। और उसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी वो सुपरवाइज करती थी किसको? वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट। और इसमें जो ज्यादा डोमिनेंस होता था वो होता था मिलिट्री ऑफिशियल का। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं पाकिस्तान में जो फाइनल पावर थी, फाइनल अथॉरिटी थी, वो किसके पास थी? मिलिट्री ऑफिशियल के पास में, और जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उनके पास में। तो क्या इस बेस पर आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? नो, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये होता है, इसका कंक्लूजन ये है, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोस्त इलेक्टेड बाय पीपल। इसका मतलब जिसको जनता चुन के भेजती है उसी को ही फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। तो हमने फर्स्ट फीचर क्या जाना? फर्स्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहता है कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। नेक्स्ट फीचर्स क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसका मतलब इन ए डेमोक्रेसी
जो इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग दो एग्जांपल देखेंगे, एक चाइना का और दूसरा मैक्सिको का। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ था। सबसे पहले हम लोग को एग्जांपल देखते हैं चाइना का। इन चाइना इलेक्शन हेल्ड एवरी 5 years फॉर नेशनल पीपल कांग्रेस। ये क्या है? ये वहां की पार्लियामेंट का नाम है, नेशनल पीपल कांग्रेस। और ये क्या करती है? अपॉइंट द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का चुनाव करवाती है। और यहाँ पे 3000 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं और उसके लिए उनको अप्रूवल की जरूरत होती है, नीड अप्रूवल ऑफ सीपीपी। सीपीपी क्या है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज, यानी कि सीपीपी की नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली मेंबर्स ऑफ सीपीपी प्लस 8 स्मॉलर पार्टीज, वो ही मिलकर क्या कर सकती है? कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कि चुनाव लड़ सकती है। इसका मतलब यहाँ पर जो सीपीपी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वही हमेशा गवर्नमेंट बनाती है। इसका मतलब यहाँ पे एक तरीके से फेयर इलेक्शन नहीं पॉसिबल हो पा रहे हैं। नेक्स्ट मैक्सिको का एग्जांपल लेते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस इन 1930, यानी कि इसको आजादी कब मिली? 1930, और तब से लेकर आगे बता रखा है 2000 तक यहाँ पर क्या होता था? जो भी इलेक्शन होता था वो पीआरआई जीतती थी। और यहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो एवरी 6 year पर होता है। पीआरआई की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टीज। इसका मतलब ये इसका उल्टा है, IRP बोल दो, लेकिन ये वहां पे मैक्सिको की भाषा में वो पीआरआई इनको बोलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कभी भी जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो 2000 तक जीत नहीं पाई थी। क्यों नहीं जीत पाई थी? क्योंकि जो पीआरआई है वो हमेशा डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी जीतने के लिए। उसमें 4 हम लोग इनके पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको क्या करना होता था? अटेंड पार्टी मीटिंग्स। उनको पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करना होता था। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट टीचर्स। जो भी गवर्नमेंट टीचर्स होते थे वो क्या करते थे? फोर्स करते थे पेरेंट्स को टू वोट फॉर पीआरआई, कि जो भी पेरेंट्स होता था उनको फोर्स किया जाता था कि आप सबको सिर्फ पीआरआई को वोट करना है। थर्ड पॉइंट, जो मीडिया होता था वो ओपोजिशन पार्टी को ही क्रिटिसाइज करता था, वो इनके अगेंस्ट नहीं बोल पाता था, जो पीआरआई है इसके अगेंस्ट। नेक्स्ट, जो पोलिंग बूथ होता था उसको भी हमेशा लास्ट टाइम पे शिफ्ट कर दिया जाता था, शिफ्टेड इन लास्ट मिनट। सो इन 4 पॉइंट से हमने क्या जाना कि जो मैक्सिको है वहां पर पीआरआई पार्टीज हमेशा चुनाव जीती थी, इन डर्टी ट्रिक्स का यूज करके चुनाव जीत जाती थी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला इस पॉइंट का कि सो ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका मतलब जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा किस पर बेस होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर बेस होना चाहिए। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। और वहां पर यह भी होना चाहिए कि जो पावर में है वो भी हारना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही परमानेंट रहे। जैसे यहाँ पर मैक्सिको में पीआरआई पार्टी डर्टी ट्रिक्स का यूज करके पावर में रहती थी। हमेशा फेयर चांस होना चाहिए, दूसरे के भी जीतने के चांस होना चाहिए। तो अभी हमने सेकेंड फीचर्स क्या जाना? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। चलो अब नेक्स्ट फीचर्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फीचर्स इज 1 person 1 vote and 1 value इन ए डेमोक्रेसी। तो देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है? इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 vote एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 value। बट हम लोग देखेंगे कुछ कंट्रीज ऐसा है जहां पर ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जांपल सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या था? बिफोर 2015 वहां पे वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था। अंटिल 2015 वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट, यानी कि यहाँ पर 2015 से पहले वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिलता था। सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेंगे इस्टोनिया। इस्टोनिया में क्या था कि जो रशियन माइनॉरिटीज थी, रशियन माइनॉरिटीज को वोट डिफिकल्ट होता था करना, फाइंड डिफिकल्ट टू वोट। थर्ड फिजी,
फिजी की बात करते हैं। फिजी में क्या था, जो वहां के लोकल लोग थे, इंडिजीनियस फिजी थे, उनकी वोटिंग पावर ज्यादा थी। वोट ऑफ इंडिजीनियस फिजी इज ग्रेटर देन इंडियन फिजी, यानी कि इंडियन फिजी के मुकाबले किसकी वोटिंग पावर ज्यादा मानी जाती थी, जो इंडिजीनियस फिजी थे। और इंडियन फिजी कौन थे, इंडियन फिजी वो थे जो यहाँ से इंडिया से जो लेबर फिजी जाकर बस गए थे, रहने लग गए थे। अब फोर्थ फीचर्स डिस्कस करते हैं। फोर्थ फीचर्स क्या है, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स की बात करता है। इसके लिए पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे को आजादी कब मिली, 1980s में मिली। और यहाँ पर कौन पार्टी रूल करती थी, जानू पीएफ, और उसका लीडर था मेन रॉबर्ट मुगाबे। और ये कब तक रूल किया इसने, टिल 2017। ओके, और ये क्या करती थी, इनकी पार्टीज हमेशा अनफेयर प्रैक्टिस यूज करती थी इन इलेक्शन, यानी कि चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके यूज करते थे। तो इस पार्टी ने क्या किया, चेंज कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। वो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते थे और अपनी पावर को इंक्रीज करते थे। नेक्स्ट, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये कौन कंट्रोल करता था, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इलीगल, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी जो प्रोटेस्ट करता था उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इग्नोर कोर्ट जजमेंट, अगर कोर्ट का जजमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता था तो उसको गवर्नमेंट इग्नोर कर देती थी। इसका मतलब यहाँ पे कोर्ट की भी वैल्यू नहीं थी। सो ये हमने जिम्बाब्वे का केस जाना, तो इसमें क्या पता चला कि अगर प्रॉपर राइट की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा, तो वो डेमोक्रेसी कहलाने के लायक नहीं है। सो कंक्लूजन क्या है लास्ट फोर्थ फीचर का, सो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन राइट्स। इसका मतलब क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट रूल्स करती है किसके अंतर्गत, विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग, और साथ के साथ सिटीजन्स राइट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमने आज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान है। हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 1 पार्ट 2। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट्स है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, इनस्टेबिलिटी। इसका मतलब कि इसमें इनस्टेबिलिटी होती है, किसमें, डेमोक्रेसी में। क्यों, बिकॉज लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कभी भी कोई लीडर परमानेंट नहीं होता, वो चेंज होते रहते हैं, जिस वजह से इसमें क्या देखा गया है, इनस्टेबिलिटी, यानी कि अस्थिरता पाई जाती है। सेकंड आर्गुमेंट क्या है इसके अगेंस्ट, नो स्कोप फॉर मोरलिटी। मोरलिटी का मतलब होता है नैतिकता, यानी कि इसमें नैतिकता नहीं देखी जाती, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। क्योंकि इसमें जो पॉलिटिशियन होते हैं पावर एक्वायर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो गलत वर्ड भी यूज करते हैं, एक दूसरे को गाली भी देते हैं। तो इसमें ये बोल सकते हैं कि वो पावर को एक्वायर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं। सो नो स्कोप फॉर मोरलिटी। थर्ड, डिले, डिले इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में जब भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें काफी समय लग जाता है, डिले होता है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इसमें मैनी पीपल कंसल्टेड, यानी कि काफी लोगों की राय ली जाती है, जिस वजह से डेमोक्रेसी में कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें समय लगता है। फोर्थ इसका डिमेरिट क्या है, बैड डिसीजन। इसमें कई बार क्या होता है, बैड डिसीजन भी हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। कई बार ये देखा गया है कि जो लीडर्स होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको लोगों के इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होता, जिस वजह से जो डिसीजन होता है वो करेक्ट नहीं हो पाता,
बैड डिसीजन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? करप्शन। करप्शन यानी भ्रष्टाचार। डेमोक्रेसी में क्या देखा जाता है कि इसमें करप्शन होता है। उसका रीजन क्या हो सकता है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जिस वजह से करप्शन भी बहुत ज्यादा देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे डू नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो आम जनता होती है, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, वो क्या है कि गुड डिसीजन नहीं ले पाते, और दे डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, कि उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो प्रॉपर तरीके से कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स है। दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? इनस्टेबिलिटी। इसकी वजह से इनस्टेबिलिटीज आती है। सेकंड, नो स्कोप फॉर मोरलिटी, यानी कि मोरलिटी नहीं देखी जाती। थर्ड, डिले, इसमें डिसीजन लेने में काफी समय लगता है, डिले हो जाता है। फोर्थ, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। नेक्स्ट, करप्शन, इट लीड्स टू करप्शन, इसमें करप्शन पाया जाता है। लास्ट पॉइंट, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, यानी आम जनता को ये पता नहीं चलता कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी के क्या फायदे हैं, मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। सो पहला फायदा क्या है? पहला एडवांटेजेस क्या है? मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल। क्या है कि डेमोक्रेसी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं इस तरीके से, बिटवीन 1958 to 61 चाइना में क्या हुआ था? फेमाइन आया था, और उसी समय इंडिया की कंडीशन भी फूड स्कार्सिटी को लेकर वैसे ही थी, बट इंडिया ने उस सिचुएशन को अच्छे से टैकल किया, और यहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टीज है उन्होंने भी इस इश्यू को रेज किया, और इससे ये साबित होता है कि इंडिया में अकाउंटेबल गवर्नमेंट होने की वजह से सिचुएशन को इजीली सॉर्ट आउट कर दिया गया। लेकिन चाइना में क्योंकि कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी और कोई इस इश्यू को रेज नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर सिचुएशन खराब हो गई और लगभग 3 करोड़ पीपल डाइड। इसलिए ये जरूरी होता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, चाहे कैसे भी सिचुएशन आ जाए वो इजीली टैकल कर पाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में ही होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बेटर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिसीजन, क्योंकि इसमें लोगों की राय ली जाती है और प्रॉपर तरीके से डिसीजन लिया जाता है, विच रिड्यूस्ड हेस्टी डिसीजन, जो क्या करता है? हेस्टी डिसीजन को रिड्यूस कर देता है, कि इसमें इररिस्पॉन्सिबल तरीके से डिसीजन नहीं लिया जाता, सब लोगों से पूछ के डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट, इट डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट, यानी कि किसी भी तरीके से जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उनको ये इजिली डील करता है। इट प्रोवाइड पीसफुल सॉल्यूशन। डेमोक्रेसी ही ऐसा है जो एक तरीके से पीसफुल तरीके से सोल्व करता है कोई भी इशू को। इट कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। हमारी कंट्री काफी डाइवर्स कंट्री है, लेकिन फिर भी इसने हमको क्या कर रखा है? एकजुट कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इनहेंसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डिग्निटी का मतलब होता है रेस्पेक्ट। ये सिटीजन की डिग्निटी को इंक्रीज करता है। इनहेंस का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना। क्यों? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। ये पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस होता है। इसका मतलब ये है कि ये सबको राइट टू वोट और अदर्स फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब सिटीजन का डिग्निटी इंक्रीज करता है। लास्ट पॉइंट, इट करेक्ट ऑन मिस्टेक, यानी कि अगर इसमें मिस्टेक हो तो खुद की मिस्टेक को इसमें सुधारा जा सकता है, सही किया जा सकता है। बिकॉज देयर इज पब्लिक डिस्कशन ऑन मिस्टेक। मिस्टेक होने पर उन सभी का क्या होता है? पब्लिक डिस्कशन होता है,
जिससे उस मिस्टेक को दोबारा से सुधार सकते हैं। तो इसके क्या क्या फायदे हैं एक बार दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। दूसरा, ये क्या करता है, जो डिसीजन मेकिंग होता है उसको इंप्रूव करता है, इससे बेटर डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड, ये जो भी कन्फ्लिक्ट्स, जो झगड़े होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उसको बेटर तरीके से डील कर पाता है। फोर्थ, ये क्या करता है, डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट इंक्रीज करता है। फिफ्थ, इट करेक्ट ऑन मिस्टेक। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या हुआ कि द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि ज्यादातर लोग जो रूल करते हैं वो कैसे कर पा रहे हैं कि उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तभी वो रूल कर पाते हैं। इट बिकम नेसेसरी बिकॉज, ये जरूरी हो चुका है, इसके दो रीजन है। बिकॉज इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज इट इन्वॉल्व्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसमें काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो ये इम्पॉसिबल हो जाता है टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन। देखो सारे लोग एक साथ मिलके डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं और उनको भेज देते हैं ताकि वो उनके बिहाफ में डिसीजन ले सके। सेकंड, सिटीजन डू नॉट हैव टाइम एंड स्किल्स, सिटीजन के पास इतना ना तो समय होता है और ना ही स्किल्स होती है टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस, कि वो सारे के सारे डिसीजन में पार्ट ले सके। इसलिए क्या जरूरी है, देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर नीडेड, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव्स की नीड होती है, जरूरत होती है। तो अब हमने क्या देखा, आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सिविक्स चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसीज। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक देखते रहिए सोशल स्टडीज मंत्रा। रुकावटें सबके रास्ते में होती है, कोई थककर किस्मत को कोसता है तो कोई किस्मत से लड़कर अपनी तकदीर को लिखता है। इन्हीं मोटिवेशनल थॉट के साथ मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज हम लोग क्लास 9th सिविक्स चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, इसकी हमें क्या जरूरत है, ये पढ़ेंगे। तो हम लोग इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं साउथ अफ्रीका में कि साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, और जिस पर्सन का सबसे ज्यादा रोल है वो है नेल्सन मंडेला। और इनको क्या हुआ कि 1964 में देशद्रोह और ट्रीजन के आरोप में साउथ अफ्रीका में जेल में डाल दिया था, और उन्होंने अपने लाइफ के 28 इयर्स कहाँ स्पेंड किए, विद इन प्रिजन, यानी कि जेल, बिकॉज ही अपोज द अपार्थाइड रिजीम, क्योंकि उन्होंने जो अपार्थाइड रिजीम साउथ अफ्रीका में होता था उसका अपोज किया था। और ये सिस्टम क्या था वो देखते हैं। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव की पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ रेस, स्किन एंड कलर इन साउथ अफ्रीका, यानी कि ये पॉलिसीज कहाँ फॉलो की जाती थी, साउथ अफ्रीका में। और इस रेस के बेस पे, स्किन या कलर के बेस पर जो डिफरेंस किया जाता था ह्यूमंस के बीच में, और बेसिकली यहाँ पर डिवाइड कर दिया था पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर ऑन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज वाइट जो रूलर थे यानी कि ब्रिटिशर। सेकेंड कैटेगरी इज नॉन वाइट में आते थे एक ब्लैक, और सेकेंड होता था कलर्ड। ब्लैक में होते थे जो नेटिव साउथ अफ्रीकन है, जो वहां से बिलोंग करते हैं, और ये लगभग 3/4 हुआ करते थे। कलर्ड में वो होते थे जो इंडिया से माइग्रेट कर गए, विच माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ब्लैक्स। तो इस सिस्टम की वजह से जो ब्लैक्स जो नेटिव थे साउथ अफ्रीका में, उनको काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, उनके साथ काफी भेदभाव होता था। ये पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, नॉट अलाउड टू लिव इन वाइट एरियाज,
यानी कि जो भी व्हाइट एरियाज जहाँ पे ब्रिटिशर रहते थे वहां पर इनको अलाउ नहीं किया जाता था। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वर्क इन व्हाइट एरिया ओनली इफ हैड ए परमिट। अगर वो व्हाइट एरिया में काम करना चाहते थे तो तभी कर सकते थे जब उनके पास कोई परमिट हो, उसके लिए कोई आज्ञा हो। नेक्स्ट सेग्रीगेशन पॉलिसीज, यानी कि जो ब्लैक है उनके लिए अलग होता था, सब कुछ सेग्रीगेट होता था। सो लाइक ट्रेन, बसेस, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ क्या होते थे, जो ब्लैक और व्हाइट इन सब के अलग अलग होते थे। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल, पब्लिक टॉयलेट्स ऑल सेपरेट फॉर व्हाइट, ये सारे के सारे सेपरेट होते थे। किन के लिए? व्हाइट के लिए। यहाँ पर जो ब्लैक थे उनको एंटर नहीं करने दिया जाता था। नेक्स्ट कुड नॉट विजिट चर्चेस, यानी कि जो चर्च होते हैं वहां पर भी ये ब्लैक पर्सन विजिट नहीं कर पाते थे। वेयर व्हाइट वर्शिप, जहां पर व्हाइट पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, वहां पर ब्लैक की कभी एंट्री नहीं होती थी। नेक्स्ट नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट, यहां तक कि उन्हें ना तो उस चीज का प्रोटेस्ट करने का अधिकार था और ना ही कोई भी एसोसिएशन बनाने का अधिकार था। नेक्स्ट नॉट हैव वोटिंग राइट, इसके अलावा जो ब्लैक होते थे उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता था। अभी हमने पढ़ा कि जो साउथ अफ्रीका है वहां पर जो व्हाइट पीपल वो डोमिनेट करते थे, तो और वहां पर अपार्थाइड पॉलिसीज फॉलो की जाती थी, जिसमें स्किन के बेसिस पर वहां की जो पॉपुलेशन उसको डिवाइड कर दिया गया था और उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? नेल्सन मंडेला का है, जिन्होंने इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और 28 इयर्स तक वो जेल में गए। तो वहां पर व्हाइट एंड नॉन व्हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया था। और नॉन व्हाइट में कौन आते थे? ब्लैक, जो वहां के नेटिव थे, कलर जो इंडियन से माइग्रेट कर गए थे। और प्रॉब्लम जो फेस करते थे क्या थी कि वो कभी व्हाइट एरिया में अलाउ नहीं करते थे, साथ के साथ अगर उन्हें जाना होता था काम करने के लिए तो कुछ परमिट लेना पड़ता था। और सेग्रीगेशन पॉलिसीज फॉलो होती थी, यानी कि जो भी पब्लिक प्लेस होती थी वो व्हाइट के लिए अलग होते थे। इसके अलावा वो लोग विजिट नहीं कर सकते थे चर्चेस में। नेक्स्ट ना ही वो कभी प्रोटेस्ट कर सकते, ना ही कोई एसोसिएशन बना सकते थे। इसके अलावा उनको कोई वोटिंग राइट भी नहीं होता था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी कि जो ये अपार्थाइड सिस्टम था उसके अगेंस्ट 1950 से साउथ अफ्रीका में लोग फाइट करने लगे। उसके लिए सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है ANC, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, मेन ऑर्गेनाइजेशन यही थी और ये स्ट्रगल को लीड कर रही थी, लीड स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि ये जो भेदभाव यानी सेग्रीगेशन की जो पॉलिसीज थी उसके लिए मेन रोल कौन प्ले कर रहा था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसमें बहुत सारे जो वर्कर्स यूनियंस है और कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी इंक्लूड थी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जब ANCs और जो वर्कर्स यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टीज ने प्रोटेस्ट किया तो कुछ टाइम बाद में ऑन 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका एक न्यू डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। वहां पे जो सेग्रीगेशन की पॉलिसीज थी, अपार्थाइड जो पॉलिसीज थी, उसे चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, जो भी लॉज जो भेदभाव करते थे ब्लैक एंड व्हाइट में उनको हटा दिया गया था। नेक्स्ट बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज लिफ्टेड, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पे जो बैन लगा था उसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। नेक्स्ट नेल्सन मंडेला फ्रीड आफ्टर 28 इयर्स, यानी 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला को फ्री कर दिया गया और ही बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट, और वो क्या बन गए? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए। तो उसके बाद क्या हुआ? जो भी ब्लैक लीडर्स थी उन्होंने अपील किया लोगों को टू फॉरगिव व्हाइट, यानी कि व्हाइट को माफ कर दिया जाए और टू ड्रॉन अप ए कॉन्स्टिट्यूशन, और मिलकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। और उन्होंने क्या किया? बिल्ड ए न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस, और लोगों से अपील की कि अब न्यू साउथ अफ्रीका बनाते हैं जिसमें सब लोगों को इक्वलिटी हो, किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो। आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद डिस्कस करने के बाद साउथ अफ्रीका में वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया।
इस तरीके से हमने देखा कि कितना स्ट्रगल करना पड़ा साउथ अफ्रीका में ब्लैक को अगेंस्ट व्हाइट, लेकिन उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट अपना कंटिन्यू रखा और साउथ अफ्रीका क्या बन गया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया और वहां पर एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, जिस वजह से जो लोग हैं उनको इक्वलिटी मिल गई। अब पढ़ेंगे हम लोग जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि जो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हिंदी में हम लोग संविधान बोलते हैं। विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री, यानी एक देश में रहने वाले सभी लोग सिटीजन उसको एक्सेप्ट करते हैं। इट इज द सुप्रीम लॉ, ये क्या होता है, एक तरीके से सुप्रीम लॉ होता है, मेन कानून या नियम होता है। दैट डिटरमाइन रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है किसके बीच में, अमंग पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी, दैट इज कॉल्ड सिटीजन, यानी सिटीजन के बीच में, और बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, इनके बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल, ये लोगों के बीच में ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज्यादातर कंट्री में रिटन में होता है, तो जिस वजह से लोगों का इस पर ज्यादा विश्वास होता है। नेक्स्ट इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड, ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। हु विल हैव पावर टू मेक डिसीजन, और किसको पावर है डिसीजन लेने की, इसमें सारे प्रोसीजर बताया गया है। नेक्स्ट इज इट लेस डाउन लिमिट, ये लिमिट लगाता है किस पर, ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट की पावर है उस पर भी ये लिमिट लगाता है। एंड टेल अस द राइट ऑफ द सिटीजन, और सिटीजन को उसके अधिकार, उसके राइट्स के बारे में बताता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं। इन राइट की वजह से जो सिटीजन है उनको प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट पॉलिसीज, अगेंस्ट लॉज ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट कुछ भी ऐसे नियम वगैरह नहीं बना सकती। नेक्स्ट इज इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल्स, कि ये लोगों की एस्पिरेशन को एक्सप्रेस करता है अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, कि एक अच्छी सोसाइटी बना सके। हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है। आज ये जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद कल हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे और उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो डिटेल से पढ़ेंगे। और आज हम लोग सिविक्स क्लास 9 के चैप्टर 2 उसका पार्ट 2 देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा डिफिकल्टीज व्हाइल फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस समय कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। सबसे पहली जो डिफिकल्टीज थी वो थी ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, मीन्स यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर यहाँ पर मिलता है। इस तरह की कंट्री के लिए एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सबसे डिफिकल्ट टास्क था। दिस इज नॉट एन इजी टास्क, वो इतना आसान नहीं था। नेक्स्ट डिफिकल्टीज क्या थे बेटा, पार्टीशन यानी कि बंटवारा। उस समय रिलीजियस बेस पर इंडिया का डिवीजन हो चुका था, यानी पार्टीशन हो चुका था। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज पार्टीशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, और उस समय लगभग 10 लाख से ज्यादा पीपल मारे गए थे इस क्लैश के दौरान। थर्ड प्रॉब्लम थी फॉर प्रिंसली स्टेट। इंडिया में उस समय बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे और ब्रिटिशर ने उनको चॉइस दी थी कि वो या तो इंडिया में मर्ज हो जाए या पाकिस्तान में मर्ज हो जाए, या फिर थर्ड ऑप्शन था उनके पास रिमेन इंडिपेंडेंट, कि वो चाहे तो आजाद रह सकते हैं।
ये भी हमारे सामने क्लियर नहीं था कि कौन सा प्रिंसली स्टेट किसके पास जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम इज प्रिंसली स्टेट। फोर्थ प्रॉब्लम इज एंजाइटी अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके सामने चैलेंज था कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। उनको जो फ्यूचर था वो सिक्योर नहीं दिख रहा था। दीज आर द फोर प्रॉब्लम। क्या क्या है दोबारा देखते हैं कि जो ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री थी इंडिया, उसके लिए एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सबके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। सेकंड प्रॉब्लम थी पार्टीशन की। थर्ड प्रिंसली स्टेट। फोर्थ ये था कि उनके मन में एंजाइटी थी, घबराहट थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बनाएंगे वो कैसा होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या जरिया था। उस समय इंडिया के लिए एक एडवांटेज था, सम एडवांटेज, बिकॉज नॉट हैव टू क्रिएट कंसेंसस अबाउट डेमोक्रेसी। उसका रीजन ये था कि जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही ये सब कुछ डेवलप हो चुका था। ये प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका में थी बट इंडिया में नहीं थी, क्योंकि जब फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया में चल रहा था उस दौरान लोगों के मन में ये क्लियर हो चुका था कि जब हम लोग आजाद होंगे तो हमें एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ताकि हमारा जो कंट्री है वो इजिली ग्रो कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसने कंट्रीब्यूट किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने और साथ के साथ उनके अलावा 8 मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। उसमें कुछ प्रोविजन उन्होंने बताए। नेक्स्ट 1931 इन कराची सेशन। कराची सेशन में भी ये डिसाइड किया गया कि हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन लुक लाइक, कि जो हमारा इंडिया आजाद होगा तो आजाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा। इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन थी। क्या थी? फर्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल। नेक्स्ट था राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी। सेकंड, वो क्या चाहते थे कि सबको फ्रीडम मिले और साथ के साथ इक्वलिटी मिले। थर्ड था राइट ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज है उनके भी कुछ राइट हो, उनको भी प्रोटेक्शन मिले। ये सारे जो प्रोविजन है ये 1928 मोतीलाल नेहरू जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उसमें भी थे, और साथ के साथ जो कराची सेशन हुआ था उसमें भी ये प्रोविजन अडॉप्ट किए गए थे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें बहुत सारे जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उसको अडॉप्ट किए थे। अडॉप्टेड मैनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट अभी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी लीडर्स इंस्पायर्ड बाय अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी जो अदर कंट्रीज है उससे हमारे जो लीडर्स है वो इंस्पायर हुए थे। चलो देखते हैं। फर्स्ट, आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज है उससे हमारे जो लीडर्स है वो काफी इंस्पायर हुए थे। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उससे भी इंस्पायर हुए थे और वहां से भी काफी प्रोविजन हमने अडॉप्ट किए। नेक्स्ट, बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस का जो बिल ऑफ राइट्स था उससे भी काफी इंस्पायर हुए। नेक्स्ट, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया। बेसिकली इन 4 जो कंट्रीज है उससे हमारे जो लीडर्स इंस्पायर हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या थी बेटा? वॉज असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि चुने हुए उसमें लोग थे और उनका क्या काम था? ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करना, उसको तैयार करना, बनाना। वन बाय वन करके देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या काम किया। सबसे पहले जो इसका इलेक्शन हुआ था वो हुआ था जुलाई
1946। सो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो आजादी से पहले ही मीटिंग कर चुकी थी और अपना काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब हम लोग आजाद हुए तो उसके जो मेंबर थे वो भी डिवाइड हो गए, कम हो गए उस पहले जितने थे। सो उसके बाद कितने मेंबर बचे? लगभग 299 मेंबर्स उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा कर लिया गया और उसके कुछ प्रोविजन को अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन उसको इफेक्टिव कब किया गया? उसके 2 मंथ बाद, ऑन 26 जनवरी 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। इसका मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब पूरी तरीके से इफेक्ट में आया था? वो आया था 26 जनवरी 1950। तभी से हम लोग क्या कर रहे हैं? 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। दिस डे यानी कि 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। सो नेक्स्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द असेंबली मोर देन 50 इयर्स अगो। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आज से 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं बने हुए, उसके बावजूद भी हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं? सो देयर आर मेनी रीजन। फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो उसके मेकर्स थे, बनाने वाले, उसके व्यू को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये सबके व्यू को रिप्रेजेंट करता है। इट एक्सप्रेसेस ए ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। इसलिए आज भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? नो सोशल और ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज क्वेश्चन लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अभी तक जो भी सोशल ग्रुप हुए या फिर पॉलिटिकल पार्टीज है, उसने उसकी लेजिटिमेसी पर सवाल नहीं उठाए हैं। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें जो लोग थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को। Those members are elected by provincial legislature। और ये जो मेंबर थे उनका इलेक्शन कैसे हुआ था? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के द्वारा चुने गए थे। इट एंश्योर्ड ए फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर। और ये एंश्योर करता है कि ऑल ओवर इंडिया से सब मेंबर चुन के जाएं। यहाँ पर अलग अलग रीजन के, अलग अलग कल्चर बोलने वाले, लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट इज द मैनर। जो तरीका था जिससे ये काम किया, द मैनर इन विच इट वर्क, ये प्रोवाइड करता है गिव सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी, प्योरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस आर द थर्ड रीजन। इन तीनों रीजन से पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बन के तैयार हुआ वो काफी अच्छा था। इस वजह से लोग आज भी इसको फॉलो कर रहे हैं, आज भी इसको मान का ये टॉपिक कवर होता है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज का टॉपिक है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज डोमिनेटेड बाय आईएनसी। आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि इसमें ज्यादातर मेंबर कौन से थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर मैक्सिमम थे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट रिप्रेजेंट मेंबर्स। इसमें कौन से मेंबर्स आते हैं? फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। यानी कि इसमें जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे वो अलग अलग रिलीजन के थे, कास्ट के थे, ऑक्यूपेशन के थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट वर्क इन ए सिस्टमैटिक, ओपन एंड कॉन्सेंसुअल मैनर।
यानी कि एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इसने काम किया और ओपनली काम किया। फर्स्ट, सम बेसिक प्रिंसिपल डिसाइडेड एंड एग्रीड। पहले क्या किया गया, कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल है उनको डिसाइड किया गया, उसके बाद आगे का काम किया गया। नेक्स्ट क्या किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। सो इट ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। इसने क्या किया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया ताकि उसको डिस्कस किया जा सके, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। सो उसके बाद क्या हुआ, सेवरल राउंड्स, बहुत सारे राउंड हुए ऑफ थोरो डिस्कशन, इसके ऊपर डिस्कस किया गया और क्लोज बाय क्लोज एक एक चीज अच्छे से रीड आउट की गई। नेक्स्ट, मोर देन 2000 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस करना, बहुत सारे चेंजेस किए गए उसमें। नेक्स्ट, डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने कितने दिन, लगभग 114 डेज उन्होंने मीटिंग की। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। ये क्या था, जब जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए थे और साथ के साथ जो भी वर्ड बोले गए थे उनको रिकॉर्ड किया गया था, प्रिजर्व किया गया था, उसे क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। मींस एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए थे और जो भी वर्ड बोले गए थे उनको क्या किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था, एंड उसको प्रिजर्व यानी संभाल के रखा गया है। और इसकी प्रिंट किए गए तो 12 बल्कि वॉल्यूम बनके तैयार हुए। सो इसका क्या फायदा है, ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में काम आता है। इट यूज्ड टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज हमने अभी क्या पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से काम किया उन्होंने, उसके बारे में हमने जाना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को किसने गाइड किया, किससे इसको इंस्पिरेशन मिली। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा, नीड टू अंडरस्टैंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हमें दो चीज से पता चलता है, एक लीडर्स के व्यू से और दूसरा प्रीएम्बल से। जो मेन जो लीडर्स हैं वो पढ़ेंगे, पहले है महात्मा गांधी जी के व्यू, उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर, एंड लास्ट इज जवाहरलाल नेहरू जी। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसे वो मेंबर नहीं थे, लेकिन जो उनके व्यू थे उनको काफी लोग फॉलो कर रहे थे। बट मैनी मेंबर्स फॉलोड हिज विजन एंड हिज व्यूज। महात्मा गांधी जी की एक मैगजीन थी यंग इंडिया, जो 1931 में आई थी। ये बताती थी कि जो कास्ट इनइक्वालिटीज है उसको हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। इनके व्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को है काफी ज्यादा इंस्पायर करे। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या चाहते थे, वांट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी लाना चाहते थे, और साथ के साथ ये चाहते थे जो दलित है, लोअर कास्ट पीपल है, उनको प्रॉपर तरीके से इक्वलिटी मिले। नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू, वो क्या चाहते थे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, यानी कि सबको इक्वलिटी का अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, एंड ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी एंड होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फिलोसफी कहां पे लाई करती है, लाइस इन आवर प्रीएम्बल। और प्रीएम्बल क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे, पहले फिलोसफी के बारे में जान लेते हैं। द वैल्यू दैट इंस्पायर्ड एंड गाइड द फ्रीडम स्ट्रगल, और साथ के साथ इट गाइड ऑल द आर्टिकल्स। प्रीएम्बल जानते हैं, प्रीएम्बल बेसिकली क्या होता है, जो शॉर्ट समरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और ये हमें कहां से इस इंस्पिरेशन मिलती है, USA, फ्रॉम USA। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू।
दिस इज कॉल्ड प्रियम्बल एंड इट इज लाइक ए पोयम। ये एक तरीके से क्या लगता है जैसे पोयम हो ऑन डेमोक्रेसी एंड इट कंटेन्स द फिलोसफी, और इसमें क्या होता है फिलोसफी, जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ऑन विच आवर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग एग्जामिन कर सके एंड इवेल्युएट कर सकते किसी भी लॉ को एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट कि वो सही है या गलत है। लास्ट पॉइंट इज इट गाइड्स ऑल द आर्टिकल्स, यानी कि जो प्रियम्बल्स है वही सारे आर्टिकल्स को गाइड करता है। अब हम लोग जो प्रियम्बल है उसके जो बेसिक टर्म्स है उनको डिस्कस करते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं जो प्रियम्बल्स है उसके कुछ बेसिक टर्म्स है उनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्या है उसमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या डिनोट करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हैज ड्रॉन एंड इनेक्टेड बाय पीपल, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इनेक्ट किया गया है वो किसके द्वारा, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने ही उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। नेक्स्ट सोवरेन, सोवरेन का मीनिंग क्या होता है, इट मींस इंडिया इज ए फ्री कंट्री, यानी कि इंडिया पे किसी बाहरी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है। सो नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारी भारत सरकार है उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, ना ही कोई उसको आदेश दे सकता है, वो एज ए इंडिपेंडेंट काम करेगी। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो भी वेल्थ होगी वो इज जनरेटेड सोशली एंड शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी, यानी कि जो भी वेल्थ होगी वो सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और जो लैंड है और इंडस्ट्री है उस पर ओनरशिप गवर्नमेंट की होगी ताकि सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम की जा सके। नेक्स्ट इज सेक्युलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्युलर वर्ड, इसका मतलब होता है नो ऑफिशियल रिलीजन, कि वो कंट्री जहां पर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, जहां पर सारे रिलीजन इक्वल होते हैं। नेक्स्ट ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली बाय गवर्नमेंट, जहां पे जो गवर्नमेंट क्या करती है सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है वेयर पीपल इलेक्ट देयर रूलर, जहां पर लोग क्या करते हैं अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं एंड दे एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और उन सबको क्या मिलता है इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पे हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन नॉट ए हेरिडेटरी पोजीशन, हेरिडेटरी पोजीशन मींस जहां पर किंग और जो डिक्टेटर का रूल होता है वो नहीं होगा, जहां पे जो हेड ऑफ स्टेट है उसको चुना जाएगा। नेक्स्ट इज जस्टिस, जस्टिस मींस द लॉज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन जेंडर एंड लैंग्वेज, यानी कि सब लोगों को न्याय मिलेगा और किसी के साथ भी ना तो रिलीजन बेस पे, ना कास्ट बेस पे, ना लैंग्वेज बेस पे, ना ही जेंडर बेस पे किसी तरीके का कोई भेदभाव होगा। नेक्स्ट इज इक्वलिटी, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, इसका मतलब कानून की नजर में सारे सिटीजन इक्वल है, वेदर वो रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो। नेक्स्ट द गवर्नमेंट एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, और गवर्नमेंट ये एंश्योर करेगी कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। लास्ट इज फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग एक फैमिली में रहते हैं सब लोग, तो उसी तरीके से सारे देशवासी सारे सिटीजन एज ए फैमिली रहेंगे। ऑल बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। नेक्स्ट इज नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इंफीरियर, यानी कि सबको इक्वली ट्रीट करना है, किसी को इंफीरियर नहीं मानना है। सो अभी हमने सारे के जो कॉन्सेप्ट थे बेसिक प्रियम्बल के 1 बाय 1 करके डिस्कस किया,
और इस तरीके से ये जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब जो अगला चैप्टर है, चैप्टर 3 वो स्टार्ट करेंगे। और तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताइए। और तब तक देखते रहिए सोशल स्टडीज मंत्रा। हेलो प्यारे बच्चों, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन की डेफिनेशन ये है, द प्रोसीजर बाय विच people choose their representative at regular intervals is called election। इसका मतलब एक वो प्रोसीजर जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको एक रेगुलर इंटरवल पे चूज करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, कि हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे अगर लार्ज कंट्री की बात की जाए, वहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग एक साथ मिलकर बैठ के डिसीजन ले, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं ताकि वो हमारे बिहाफ में कोई भी डिसीजन ले सके। अब इसके हम लोग रीजन जान लेते हैं। फर्स्ट इज टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट करने के लिए हमें इलेक्शन की जरूरत होती है। वो क्या करते हैं फिर, who will make laws for them, फिर वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। सेकंड पॉइंट, to ensure that representative rule as per the wishes of the people, ये इंश्योर करने के लिए कि जिन रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना है कि क्या वो लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इलेक्शन के थ्रू हम लोग इनको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे क्या होता है कि एक देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। वो कैसे होता है, जब भी चुनाव होता है तो हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और फिर वो लोग हमारे बिहाफ में अपने एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, उससे अपने देश का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, for larger country it is impossible to sit together every day। बड़ी कंट्री में ऐसा होता है कि जब लोग एक साथ मीटिंग करें तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन स्मॉल कंट्री में हो सकता है, लेकिन लार्ज कंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें इलेक्शन की जरूरत है ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सके हमारे बिहाफ में और हम लोग इजिली अपना इकोनॉमिक काम, अपना रेगुलर जॉब कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। और सभी लोगों के पास ना तो इतना टाइम होता है और ना ही इतनी नॉलेज होती है कि वो सारे जो डिसीजन है उसको ले सके। इस तरीके से अभी हमने देखा कि हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज चॉइस ऑफ वोटर्स, कि जो वोटर्स होता है उसके सामने क्या क्या चॉइस होती है ड्यूरिंग इलेक्शंस। फर्स्ट चॉइस इज फॉर द वोटर्स हु विल मेक लॉ। चॉइस क्या होती है कि वो डिसाइड कर सकता है कि कौन कानून बनाएगा। सेकंड, हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। सेकंड चॉइस क्या होगी कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और डिसीजन लेगा। थर्ड पॉइंट, whose policies guide the government and law making। थर्ड चॉइस क्या होगी कि वो डिसाइड कर सके कि उनकी पॉलिसीज कौन बनाएगा और साथ के साथ कौन होगा जो उसको प्रॉपर्ली गाइड करेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, यानी कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है। इसमें डायरेक्टली वो देखा जाए तो फीचर्स की बात। अब देखते हैं इसके फीचर्स। फर्स्ट फीचर इज वन वोट एंड इक्वल वैल्यू। इसका मतलब ये होगा जो वोट की वैल्यू होगी फॉर मैन एंड वुमेन्स आर इक्वल, दोनों की वैल्यू इक्वल मानी जाएगी। एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, यानी कि सबको अधिकार होगा कि वो चूज कर सकते हैं अपने लीडर्स को। सेकंड, ऑप्शन टू चूज
यानी कि चूज करने का ऑप्शन सभी को मिलेगा। एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर चॉइस टू द वोटर, यानी कि वो उनको वोटर्स को रियल चॉइस प्रोवाइड करेगी। थर्ड फीचर्स द पीरियोडिक इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल, और ये जो चॉइस होगी वो एक रेगुलर इंटरवल पे मिलनी चाहिए, यानी कि जो इलेक्शन होंगे वो टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल मींस 5 इयर्स के टाइम पे होने चाहिए। नेक्स्ट इज इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर, यानी कि जो इलेक्शन होगा वो किसी तरीके से किसी के फोर्स में नहीं होगा, फ्रीली लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट इज कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड, यानी कि जिस कैंडिडेट को लोग प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, वो चुनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिसको लोगों ने पसंद किया है उसको जो पार्टी है वो आगे जाके लीडर ना बनाए। नेक्स्ट डिमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन, कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सो फर्स्ट डिमेरिट क्या, इट क्रिएट डिसयूनिटी एंड फैक्शनिज्म, ये क्या क्रिएट करता है, इससे डिसयूनिटी क्रिएट होती है। सेकंड पार्टीज लेवल एलिगेशन, पार्टीज कई बार क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। सेकंड नाउ थर्ड यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन को जीतने के लिए वो अलग अलग तरीके की डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड, इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट नहीं की जा सकती, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो प्रीवियस गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती है उसको कई बार चेंज कर देती। नेक्स्ट गुड पीपल डू नॉट एंटर, ये पॉइंट ये बताता है कि जो अच्छे लोग हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या, कि जब इलेक्शन होते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है। इट प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पार्टीज एंड लीडर्स, ये मोटिवेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडर्स को, क्योंकि इससे उनको चांस मिलता है कि वो दोबारा से इलेक्शन जीत सकते हैं। फोर्स पार्टीज टू सर्व पीपल सो दैट दे कैन विन नेक्स्ट इलेक्शन, ये पार्टीज को फोर्स करता है कि वो लोग की सेवा करें और उनके लिए काम करें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो अगली बार इलेक्शन नहीं जीत सकते। सो ये इलेक्टोरल कंपटीशन के बेनिफिट्स है। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं उनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन वो होते हैं जिनका टाइम पीरियड 5 इयर्स का होता है, यानी इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द टर्म्स ऑफ 5 इयर्स, यानी जो 5 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे जनरल इलेक्शन। और जो 5 साल से पहले होते हैं बिफोर 5 इयर्स ऑफ टर्म्स, उसे हम लोग बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। और लास्ट कैटेगरी होती है जब किसी मेंबर के द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में होते हैं बाय इलेक्शन। सो दिस आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब होता है कि द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज, कि जो कंट्री होता है उसको अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया गया है फॉर इलेक्शन पर्पस से। सो दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो इन्हीं एरिया को क्या बोला गया है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो इसको हम लोग अलग अलग लेवल पे पढ़ेंगे, फॉर नेशनल लेवल, फॉर स्टेट लेवल, फॉर विलेज लेवल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पर होते हैं लोकसभा इलेक्शन। फॉर लोकसभा कंट्री डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमारे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी एरिया में डिवाइड किया गया है फॉर द नेशनल लेवल। और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं एमपी। एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट फॉर द स्टेट लेवल, ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी हर स्टेट को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे बोलते हैं एमएलए। एमएलए मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और लास्ट लेवल जो होता है विलेज लेवल पे, जहाँ पे ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, जहाँ पे गांव और शहरों में वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है।
इस तरीके से हमने आज का ये टॉपिक कवर किया है। इससे आगे का पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक की शुरुआत करेंगे, वो है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट को हम लोग इलेक्टोरल रोल भी कह सकते हैं। और ये क्या होता है? दिस इज द लिस्ट ऑफ द पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट। इसका मतलब जो वोट देने लायक हो जाता है उसकी लिस्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है वन वोट वन वैल्यू, यानी कि एक वोट की वैल्यू एक मानी जाएगी। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्या होगी वोटिंग के लिए? जिसकी भी एज 18 ईयर्स है एंड अबव वो वोट कर सकता है, और चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, रिलीजन से हो या फिर जेंडर से हो, सभी को वोटिंग का राइट है। नेक्स्ट टॉपिक, हु कांट कास्ट वोट, यानी कि कौन वोट नहीं डाल सकता। क्रिमिनल एंड अनसाउंड माइंड पर्सन को वोटिंग राइट नहीं होता। इसके अलावा जो भी इंडिया से बिलोंग नहीं करता, नॉट एन इंडियन सिटीजन, उसको भी वोटिंग राइट नहीं होता। ये जो वोटर लिस्ट है ये एवरी 5 इयर्स पे कंप्लीट रिवीजन की जाती है। कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट इन एवरी 5 इयर्स। और उसमें जब भी चुनाव आते हैं तो इसको अपडेट किया जाता है। इसमें कुछ चीजें ऐड की जाएगी और कुछ चीजें डिलीट की जाएगी। इसमें ऐड होगा वो पर्सन जिसकी एज, वोटिंग एज हो चुकी है। हु अटेन वोटिंग एज, उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। और डिलीट किया जाएगा जो पर्सन मर चुका है, डेड। और हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस, यानी कि वो वहां छोड़कर जा चुका है, इसकी लिस्ट को वहां से नाम को डिलीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एपिक। एपिक मींस वोटर आईडी को ही बोला जाता है। फुल फॉर्म इज इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। दिस इज ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसको वोटर्स को रिक्वायर होती है जब भी वो वोट देने जाएगा, व्हेन गो आउट टू वोट। नेक्स्ट, नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं होता। वोटर चाहे तो अपने साथ दूसरे आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकता है प्रूफ के लिए, लाइक राशन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस। अगर उसके वोटर आईडी अगर उसको नहीं मिल रहा तो वो दूसरे आइडेंटिटी कार्ड भी ले जा सकता है और वोट दे सकता है। अब नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जो भी कैंडिडेट चुनाव में इलेक्शन लड़ता है उसको कैसे नॉमिनेट किया जाता है और उसका क्या प्रोसीजर, वो अभी देखते हैं। एनी पर्सन, एनीवन हु कैन वोट, यानी कि जो भी पर्सन वोट दे सकता है, कैन ऑल्सो बिकम ए कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कि वो पर्सन एक कैंडिडेट भी बन सकता है। यानी कि कोई भी पर्सन जो वोट देता है वही पर्सन चुनाव भी लड़ सकता है, बट उसमें थोड़ा एज में डिफरेंस होगा। वोटिंग एज के लिए 18 इयर्स होगा और कैंडिडेट के लिए 25 इयर्स है। नेक्स्ट, पार्टी नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट पार्टी सिंबल एंड टिकट। जिसके पास पार्टी का सिंबल होता है या फिर पार्टी का टिकट होता है वही पर्सन को पार्टी नॉमिनेट करती है। पार्टी नॉमिनेशन को क्या बोला जाता है? पार्टी टिकट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, यानी कोई भी पर्सन जो चुनाव लड़ना चाहता है हैज टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद उसको कुछ पैसा डिपॉजिट करवाना होगा एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। Next, every candidate make a legal declaration giving full details of this thing. कोई भी कैंडिडेट जो भी चुनाव लड़ता है उसको कुछ लीगल डिक्लेरेशन देना होता है जिसमें कुछ डिटेल्स होती है। इसमें देखते हैं क्या क्या डिटेल्स होती है। पहली, जो भी सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग है उसके बारे में उसकी डिटेल होगी। नेक्स्ट, डिटेल्स होगी एसेट्स की एंड लाइबिलिटीज, यानी उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और लाइबिलिटीज का मतलब उसने अगर किसी लोन लिया है तो क्या उसका पेंडिंग है, वो डिटेल्स होगी। लास्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी डिटेल होगी। और ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस सभी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना होगा, यानी लोगों को बताना होगा। द इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक। इसका फायदा क्या होगा?
ये जो इंफॉर्मेशन कैंडिडेट की सारी इंफॉर्मेशन वोटर के पास होगी तो वोटर के लिए इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। सो दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स, यानी कि वोटर्स को ये अपॉर्चुनिटी देगा, मौका देगा टू मेक देयर डिसीजन, ताकि वो अपना एक प्रॉपर डिसीजन ले सके ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, यानी कि ये जो भी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट ने प्रोवाइड की है उस बेस पर कोई भी वोटर इजीली डिसीजन ले सकता है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्शन कैंपेन, यानी कि चुनाव से पहले जो कैंपेनिंग की जाती है वो पढ़ते हैं। सो इसमें क्या देखा गया है, टेक प्लेस 2 वीक पीरियड, ये लगभग 2 वीक के दौरान होता है। कब? व्हेन अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ पोलिंग। डेट ऑफ पोलिंग मतलब जिस दिन चुनाव होते हैं उस डेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब अनाउंसमेंट हो जाती है फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की और जब चुनाव होता है तो इस दौरान लगभग 2 से 3 हफ्ते का टाइम पीरियड होता है, तब इलेक्शन कैंपेन काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान अलग अलग जैसे कैंडिडेट, लीडर्स और पार्टीज क्या क्या काम करती है वो लोग देखते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स, कैंडिडेट क्या काम करता है? कैंडिडेट कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स, कोई भी नेता या फिर कोई भी कैंडिडेट अपने वोटर्स के साथ क्या करता है? कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। नेक्स्ट, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग, यानी कि वो इलेक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि उससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो सके और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज क्या काम करती है? दे मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स एंड गेट देयर वोट। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूज़पेपर एंड टीवी न्यूज, इसमें क्या देखा गया है कि उस दौरान जो इलेक्शन स्टोरीज है और इलेक्शन डिबेट है वो सारे दिन भर न्यूज़पेपर या फिर टीवी चैनल में आते रहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट स्लोगन्स, जो फेमस स्लोगन हुए हमारे हिस्ट्री में ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। सो सबसे फास्ट देखते हैं गरीबी हटाओ, ये किसने दिया था? बाय इंदिरा गांधी इन 1971। नेक्स्ट, सेव डेमोक्रेसी बाय जनता पार्टी इन 1977। नेक्स्ट, थर्ड, लैंड टू द टीलर्स, ये वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में दिया गया था, किसके द्वारा? बाय लेफ्ट फ्रंट इन 1977 में ये भी। और लास्ट है, प्रोटेक्ट टू द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, ये दिया था एनटी रामाराव इन आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग 1983 इलेक्शन कैंपेन। सो इस तरीके से अभी हमने जो इम्पोर्टेंट स्लोगन है वो कवर किया। सो आज हम लोग यहाँ तक कवर करते हैं और इसके बाद का टॉपिक अब हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पार्ट्स। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्शन लॉ, यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड क्या नियम होते हैं जब भी कोई भी पार्टीज या कैंडिडेट चुनाव प्रचार करते हैं। सो उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है, वही हम लोग जानेंगे। सो नो पार्टी और कैंडिडेट, यानी कोई भी पार्टी हो या फिर कोई कैंडिडेट, इसका मतलब उम्मीदवार क्या नहीं कर सकता वो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, यानी कि वोटर्स को ना तो रिश्वत दे सकता है और ना ही उसको धमका सकता है, डरा सकता है। सेकेंड पॉइंट, अपील इन द नेम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर किसी भी वोटर से अपील नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट, यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेस, यानी कि गवर्नमेंट रिसोर्सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसके दौरान? फॉर इलेक्शन कैंपेन, यानी कि जब भी चुनाव प्रचार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेंड मोर देन 25 lakhs, कब? लोकसभा के इलेक्शन में 25 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। और असेंबली यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तब 10 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं, इन जो 4 पॉइंट में हमने बताया, अगर कोई भी पार्टीज और कैंडिडेट ऐसा करता है तब क्या हो सकता है? देन रिजेक्टेड बाय कोर्ट इवन आफ्टर इलेक्टेड, अगर वो उसके बाद जीत भी जाते हैं तो कोर्ट उनका जो सदस्यता है उसको रिजेक्ट कर सकती है।
सो ये अभी हमने पढ़ा इलेक्शन लॉ। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है ये पढ़ते हैं। इट इज बेसिकली सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस। एक तरीके से गाइडलाइंस होती है, किसको फॉलो करनी पड़ती है, टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कैंडिडेट। किसी भी कैंडिडेट को जो चुनाव में इलेक्शन लड़ता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, उनको ये जो गाइडलाइंस होती है वो फॉलो करनी पड़ती है ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, यानी कि इलेक्शन के दौरान। वही होता है कोड ऑफ कंडक्ट। सो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि जहां पर पूजा की जाती है ऐसी जगह को कभी भी इलेक्शन पर्पस से यूज में नहीं लिया जाएगा फॉर इलेक्शन पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट, यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट या फिर ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन। कोई भी गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स होगा, एयरक्राफ्ट होगा या फिर ऑफिशियल होगा, कुछ भी ऑफिसर होगा, तो उन सब का कभी भी इलेक्शन के दौरान यूज नहीं किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिस्टर कैन नॉट स्टार्ट बिग प्रोजेक्ट। कोई भी मिनिस्टर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट इलेक्शन से पहले नहीं कर सकता। और टेक बिग पॉलिसी डिसीजन, ना ही कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन स्टार्ट कर सकता है, ले सकता है। और मेक प्रोमिसेस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड बना देना या फिर रोड बना देना। सो इस तरीके की कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज होगी या फिर जो पब्लिक फैसिलिटीज होगी, ये कोई भी जो लीडर होगा चुनाव से पहले, जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तब अनाउंस नहीं किया जा सकता। सो अभी हमने पढ़ा पहले इलेक्शन लॉ क्या होता है, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, यानी कि वोट कैसे किया जाता है और उनकी फिर काउंटिंग कैसे होती है वो देखते हैं। सो सबसे पहले एक टर्म आती है इलेक्शन डे। इलेक्शन डे कौन सा डे होता है, द डे व्हेन वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जिस दिन वोटर वोट देते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्शन डे। सो इसका प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि हाउ इज वोटिंग डन इन इंडिया, कि इंडिया में वोटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले जो भी वोटर होगा वो जाएगा नियर बाय पोलिंग बूथ, और ये कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है या फिर स्कूल हो सकती है। सो यहाँ पर एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट, जिस भी पर्सन का वोटर लिस्ट में नाम होगा और वो जा सकता है अपने नियर बाय पोलिंग बूथ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इलेक्शन ऑफिसर आइडेंटिफाई हर, यानी कि जब वो स्कूल में या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर पहले से ही इलेक्शन ऑफिसर होंगे और बहुत सारे कर्मचारी होंगे जो उनको वोटर आईडी की मदद से या फिर और किसी आईडी से उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको मार्क करने के बाद, पहचानने के बाद, पुट ए मार्क ऑन फिंगर, अलाउ हर टू कास्ट वोट। सो जो भी इलेक्शन ऑफिसर होगा वो जो भी वोट देने आएगा उसकी उंगली पे एक नीले रंग से मार्क कर देंगे ताकि वो पर्सन दोबारा से वोट ना दे सके, और उस पर्सन को फिर इजाजत होगी कि वो वोट दे सकता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एन एजेंट सिट इनसाइड पोलिंग बूथ। कोई भी जो कैंडिडेट होगा उसका एजेंट पोलिंग बूथ के वहां पर प्रेजेंट होगा और उसका काम ये होता है कि वो चेक कर सके, इंश्योर कर सके कि वोटिंग टेक प्लेस इन ए फेयर वे, कि वोटिंग सही तरीके से प्रॉपरली हो रही है या फिर नहीं। सो अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वोटिंग, कि इंडिया में वोटिंग के कौन कौन से मेथड। पहले जो पुराना जो मेथड था वो था बैलेट पेपर मेथड। नाउअडेज हम लोग यूज करते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सो पहले हम लोग जानते हैं बैलेट पेपर क्या होता था। बेसिकली इट इज ए सीट ऑफ पेपर होता था ऑन विच नेम अलोंग विद पार्टी नेम एंड सिंबल आर लिस्टेड, जिसके ऊपर कोई भी जो पार्टीज होती थी और जो कैंडिडेट होता था उसका नाम लिखा हुआ होता था। ये एक तरीके से सीट ऑफ पेपर होता था। नाउअडेज हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज करते हैं जिसका नाम है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो क्या करती है, यूज टू रिकॉर्ड वोट को रिकॉर्ड करती है। सो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें इट शो नेम एंड पार्टी सिंबल। ईवीएम क्या शो करता है, ये जो भी कैंडिडेट होगा, पार्टी होगी, उसका नाम
वहां पर सिंबल के रूप में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, वोटर हैज टू प्रेस द बटन। फिर जो भी वोटर जाएगा उसको जो भी उसको कैंडिडेट चुनना है उसके सामने जो भी बटन होगा वहां पे वो प्रेस कर देगा। नेक्स्ट, वंस पोलिंग इज ओवर ऑल ईवीएम आर सील्ड एंड टेकन टू सिक्योर प्लेस। जैसे ही जो सबकी वोटिंग हो जाएगी उसके बाद सारी ईवीएम मशीन को सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और उसको एक सिक्योर प्लेस तक लेके जाएंगे। जब तक रिजल्ट डेट अनाउंस नहीं हो जाती तब तक उसको प्रॉपर सिक्योरिटी में रखा जाएगा और जिस दिन जो रिजल्ट अनाउंस होता है उस दिन ऑल ईवीएम ओपन एंड वोट काउंटेड। तो सारी की सारी ईवीएम उस दिन ओपन की जाएगी और जो भी वोट होंगे उसको काउंट किया जाएगा और उसके बाद जो विनर है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। So, इस तरीके से हमने देखा कि वोटिंग किस तरीके से होती है इंडिया में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। यानी कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, तो उसका हमें रीजन बताना है। सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बताना चाह रहा है कि जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं इंडिया में। सो इसके आपको रीजन बताने हैं। सो फर्स्ट रीजन है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, कि इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है। सो अब हम लोग जानेंगे इंडिपेंडेंट कमीशन के बारे में। इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय ईसी। ईसी मींस इलेक्शन कमीशन। इंडिया में जो भी इलेक्शन होता है वो कौन कंडक्ट करवाता है? वो करवाता है इलेक्शन कमीशन। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से अलग होता है, ये आजाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है। सो नेक्स्ट, प्रेसिडेंट अपॉइंट। इसको कौन अपॉइंट करता है? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को इसको अपॉइंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे बोलेंगे सीईसी, उसको कौन चुनेगा? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, ही इज नॉट आंसरेबल टू गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट। सो ये ना तो प्रेसिडेंट के लिए आंसरेबल होगा और ना ही गवर्नमेंट के लिए। इसको बहुत सारी पावर्स होती है। सो अब हम लोग वन बाय वन करके इनकी पावर को पढ़ते हैं। पहली पावर क्या होती है? टेक डिसीजन, कि जो भी इलेक्शन कमीशन होता है वो डिसीजन लेता है किसके बारे में? फॉर कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन, कि इलेक्शन को किस तरीके से करवाना है और कैसे इसको कंट्रोल करना है, ये सारा का सारा डिसीजन कौन लेता है? इलेक्शन कमीशन। सो इट डिक्लेयर इलेक्शन डेट एंड रिजल्ट। इलेक्शन कमीशन ही जो भी इलेक्शन डेट होती है और कौन सी डेट को रिजल्ट आएगा वो सारी डेट इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है। सेकंड फंक्शन, सेकंड पावर क्या है इलेक्शन कमीशन के? इट इम्प्लीमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो अभी पढ़ा था कि कोड ऑफ कंडक्ट कौन निर्धारित करता है, कौन इम्प्लीमेंट करवाता है? इलेक्शन कमीशन। और साथ के साथ ये पनिश भी करता है, पनिश गवर्नमेंट, पार्टीज और कैंडिडेट। कोई भी जो कैंडिडेट होगा, कोई भी जो पार्टीज होगी, अगर वो प्रॉपरली इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती तो जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको पनिश कर सकता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इलेक्शन के टाइम पे इट इशू गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस इशू जारी करती है। सो गवर्नमेंट पावर नॉट मिसयूज, ताकि जो गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। लास्ट पॉइंट, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, ये है गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर जब भी ड्यूटी पे होंगे इलेक्शन टाइम पर, सो दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो वो लोग इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत काम करेंगे, ना कि गवर्नमेंट, नॉट द गवर्नमेंट, कि उनको जो भी डायरेक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होगी वो इलेक्शन कमीशन की फॉलो करनी होगी, वो गवर्नमेंट की डायरेक्शन फॉलो नहीं करेंगे ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। सो अभी हमने देखा कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक क्यों होते हैं। तो पहला जो हमने जो मेन रीजन स्टार्टिंग में जाना वो था कि इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है। अब इसके जो सेकंड पॉइंट है वो जानते, अब हम लोग जानते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन, कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। सो पीपल पार्टिसिपेशन इज मेजर्ड बाय वोटर टर्न आउट फिगर, कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो किससे मेजर किया जाता है? वोटर टर्न आउट फिगर से। सो टर्न आउट का मतलब क्या होता है?
इट इंडिकेट्स परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट, कि कितने परसेंट लोग अपना वोट दे रहे हैं, वो माना जाएगा वोटर टर्नआउट। सो इंडिया में क्या देखा गया है कि जो गरीब लोग होते हैं, पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू रिच, यानी कि रिच के मुकाबले, पैसे वाले के मुकाबले इंडिया में जो पुअर लोग होते हैं, इलिटरेट, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेशन के थ्रू इट पुट प्रेशर ऑन पार्टीज, जो वोटर्स होते हैं पार्टीज पे प्रेशर बना सकते हैं ताकि टू अडॉप्ट पॉलिसीज फेवरेबल टू देम, ताकि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जो वोटर्स के लिए फायदेमंद हो। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इंक्रीज, कि इंडिया में जो वोटर्स का इंटरेस्ट है वो पहले के मुकाबले ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, अब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। लास्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स, यानी कि इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे पार्टीज जीते या हारे, सभी पार्टीज उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करती है, इसलिए इंडिया में जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। सो इसको जान लेते हैं। इंडिया में जो रूलिंग पार्टीज होती है वो लगातार चुनाव हारती रहती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे बात हो या फिर नेशनल लेवल पे बात हो। नेक्स्ट, हाफ ऑफ सिटिंग एमपीज और एमएलए लूज इलेक्शन, इंडिया में ये देखा गया है लगभग आधे जो एमपीज और एमएलए है वो नेक्स्ट इलेक्शन अपना हार जाते हैं। थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट लूज इलेक्शन, कौन से जो वोट खरीदते हैं या फिर जिनका किसी क्रिमिनल कनेक्शन होता है वो कैंडिडेट अक्सर चुनाव हार जाते हैं। लास्ट पॉइंट, इलेक्टोरल आउटकम्स एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट, यानी कि जन आदेश माना जाता है बाय डिफीटेड पार्टीज, हारी हुई पार्टी होती है वो जो भी रिजल्ट आता है उसको जनादेश मान के, यानी पीपल्स वर्डिक्ट, लोगों की इच्छा मान के उसको एक्सेप्ट करती है, उसमें ज्यादा मतलब कि लड़ाई झगड़े या ज्यादा इशू नहीं करती। सो इन पॉइंट से हमने जाना कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं फ्री एंड फेयर तरीके से होते हैं, इसलिए इंडिया में इलेक्शन को डेमोक्रेटिक माना गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, जो कि है चैलेंजेस एंड लिमिटेशन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि इंडिया में जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं तो क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या लिमिटेशन है इसकी। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज रिच कैंडिडेट एंड पार्टीज एंजॉय अनफेयर एडवांटेज ओवर द स्मॉलर पार्टीज। इसका मतलब जो पार्टीज पैसे वाली होगी या फिर जो कैंडिडेट ज्यादा पावरफुल पैसे वाला होगा वो अनफेयर एडवांटेज उठाएगा, किसके मुकाबले, जो स्मॉलर पार्टीज के मुकाबले, क्योंकि पैसों का यूज करके वो इलेक्शन रिजल्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, वोटर्स को मैनिपुलेट करता है, यानी कि उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, कैंडिडेट विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, यानी कि जिस भी कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होता है वो इजिली सिक्योर टिकट्स फ्रॉम द पार्टीज। थर्ड पॉइंट इज सम फैमिलीज डोमिनेट, इंडिया में ये देखा गया है कि कुछ फैमिलीज डोमिनेट करती है, ज्यादा पावर उन्हीं की चलती है और उनके गाइडेंस में वो पार्टीज काम करती है। इसमें ये देखा गया है कि टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर रिलेटिव्स, टू देयर फैमिलीज, कि अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को ही वो पार्टीज क्या करती है, टिकट दे देती है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्शन ऑफर वेरी लिटिल चॉइस टू सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन के सामने बहुत ही कम चॉइस होती है कि उनके पास एक अच्छा कैंडिडेट नहीं होता। एज मेजर पार्टीज आर सिमिलर इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ये देखा गया है कि ज्यादातर जो पार्टीज होती हैं उनकी पॉलिसीज भी मिलती जुलती होती है, उनका काम भी लगभग सेम सा होता है। जिस वजह से जो वोटर्स होता है उसको प्रॉपर चॉइस नहीं मिल पाती, एक अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल पाता। लास्ट पॉइंट इज स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर, कि इंडिया में देखा गया है कि जो स्मॉलर पार्टीज होती है और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे, यानी कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उनको ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है, ज्यादा सफर करना पड़ता है। सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज, यानी बड़ी पार्टी के मुकाबले उनको ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर थर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आज कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के जो नोट्स है वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे से कंप्लीट करेंगे।
तब तक इस चैनल को आप अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।